नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके के कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, वो एकजुट होकर एकदम संगठित तरीके से सड़कों पे उतरे हुए हैं। कभी वो प्रदर्शन कर रहे हैं या जंतर-मंतर में सत्याग्रह कर रहे हैं और लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। ये जो ईडी का राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर जो प्रोब हो रहा है, उसके विरोध में आकर सड़कों पे खड़े हैं, विरोध जता रहे हैं। और आज कांग्रेस आज ही नहीं बल्कि कल भी कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये सारे जो तरीके के जो अटैक्स हो रहे हैं अपोजिशन लीडर्स पे, या चाहे वो राहुल गांधी पे हो रहा हो, सोनिया गांधी पर हो रहा हो, ये मोदी सरकार ध्यान भटकाना चाह रही है जनता का अग्निपथ जैसे स्कीमों से, जहाँ पर लड़के और जो यूथ है वो बाहर आकर अपना प्रदर्शन कर रहा है, एजिटेट कर रहा है, या फिर महंगाई जैसे मुद्दों पे या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर। आज हम और साथ में ही अलग अलग जगहों पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज़ हो गई है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव का जो आज अपोजिशन कैंडिडेट शरद पवार ने डिक्लेयर किया है यशवंत सिन्हा जी को, या फिर महाराष्ट्र में जो आज जिस तरीके से एमवीए की जो सरकार पर राजनीतिक संकट आग गिरी है, जहां पर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नंबर 2 माने जाते हैं, वो अपने कुछ समर्थक एमएलएज के साथ सूरत में कैंप कर रहे हैं। ये सारी जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं और कांग्रेस आज इन सारे मुद्दों पर कहाँ खड़ी है, उसके बारे में और डिटेल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी से। रावत जी, नमस्कार, और वायर की इस बातचीत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमने ये कांग्रेस के आला कमान जो हाई कमांड को एकत्रित एकजुटता से ये लड़ाई लड़ते हुए देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो पहले कभी नहीं दिखी। ये जो ऊर्जा है वो क्या सिर्फ राहुल गांधी के लिए सीमित है या फिर बाकी मुद्दों के लिए भी है? नहीं, जब भी ऐसे मुद्दे आए हैं जो गंभीर रूप से देश को प्रभावित करते हैं और जिसमें लोकतंत्र जैसे बुनियादी सवाल जुड़े रहते हैं। अब राहुल जी वाले मामले में ऐसा नहीं है कि केवल एक अपोजिशन के नेता की जबान आप बंद करना चाहते हैं, बल्कि आप तो लोकतंत्र को डराना चाहते हैं, अपोजिशन को डराना चाहते हैं कि कोई आपसे सवाल जवाब न करे, कोई इस प्रश्नों को न उठाए आपसे। क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश में सबसे सक्रिय विपक्ष के नेता हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों पर, उनकी नीतिगत विफलताओं पर निरंतर वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे कोरोना के समय में इनकी लापरवाही के कारण लाखों की संख्या में हमारे लोग, जब उद्योग बंदी हुई तो सड़कों पर भटक करके अपनी जान दिए। फिर कोरोना की पूरी तरीके से जो मिसहैंडलिंग हुई और जिसमें कोरोना के दूसरे संक्रमण के वक्त में सैकड़ों लोग, हज़ारों की संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, दूसरी चीज़ों से मर गए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हो, या अनएम्प्लॉयमेंट, देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी, महंगाई, देश की सीमाओं का सवाल हो, देश के अंदर सहिष्णुता ख़त्म हो रही है, तुमने सारे देश के अंदर डीजल वो मिट्टी तेल छिड़क दिया है, जैसे सवाल, मतलब देश को आग में झोंकने का तुमने काम कर दिया है। तो इन सवालों को उठाना हो, सहिष्णुता के सवाल को उठाना हो, तो इन सब बिंदुओं पर दो टूक बात मोदी जी की आंखों में आंखें डाल करके राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आप राहुल गांधी की जबान कैसे चुप रहे, एक संदेश जाए कि भाई कोई भी हमसे जो सवाल करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं तो अन्यथा मुझे बताइए क्या है इस मामले में जी ऐसा। नहीं, बस वही हम जो लगातार इन सारी गतिविधियों को फॉलो कर रहे हैं, उस पे हमने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे
उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया, कई सारे अपोजिशन के और नेता है वो उन लोगों ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है इस ईडी के प्रोब के दौरान। मगर वही चीज़ शायद कहीं ये लग रही है कि कांग्रेस जब ये जो ईडी का जो प्रोब है ये लगातार एक हम लोग लार्जर नैरेटिव एक बनता हुआ दिख रहा है कि ये सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अपने ओपोनेंट्स को के खिलाफ सारे जो जांच की एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, लगातार छोड़ दिए जाते हैं, चुनाव से पहले रेड हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान कांग्रेस का इस तरीके से एकजुट होकर ये आवाज़ उठाई नहीं गई। देखिए, तो लोकतंत्र खतरे में है। सेक्टेरियनिज्म का सवाल आता है। लोकतंत्र खतरे में है जी। संवैधानिक न्याय की शक्तियां खतरे में हैं, संवैधानिक जो परंपराएं हमारी हैं वो सब खतरे में हैं, देश की आज़ादी के मूल्य खतरे में हैं, देश की सहिष्णुता भाईचारा खतरे में है। जब हर चीज़ खतरे में है और हमारे नेतृत्व में, क्योंकि हमारा नेतृत्व आपसे सवाल जवाब कर रहा है, तुम उस नेतृत्व को डराना चाहते हो, दबाना चाहते हो, ईडी की धमकी दे करके डराना चाहते हो, इनकम टैक्स और सीबीआई की धमकी दे करके डराना चाहते हो, तो ऐसे समय में कांग्रेस की ताकत हमेशा सत्याग्रह रहा है और हमने कहा यस हम सत्याग्रह तो क्या सर वो ये मोमेंट है? लड़ेंगे जी। और इसका विरोध करेंगे। हम राहुल जी एक सत्याग्रही के तौर पर सत्यमेव जयते की भावना के साथ ईडी का मुकाबला कर रहे हैं। आप जरा सा देखिए, आप जरा गौर करिए, फिर ये 5वां दिन है आज, आप 11 साढ़े 11 घंटे पूछताछ कर रहे हैं और ये 5 घंटे से ज़्यादा की क्वेश्चनिंग जितना आप पूछताछ कर ली है, इसमें तो वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण सारे ग्रंथों का पाठ हो सकता है। तुमने तो इतना पूछ लिया ईडी साहब, आखिर ऐसा क्या है जिसको आप उनसे पूछ रहे हैं? क्या इरादा है आपका? आप इरादा बिल्कुल साफ है कि भाई हमको तो इन प्रकार आपकी छवि को बिगाड़ना है, उसके लिए हमको मैंडेट है कि किसी भी सीमा तक जाओ। बाहर इंप्रेशन ये दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई देखो इतना है मामला कि 11 घंटे भी पूछताछ करके कुछ निकल नहीं रहा है। राहुल गांधी जो है इनकन्सिस्टेंट हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, छिपाने की कोशिश हो रही है, मतलब ये जताने की कोशिश हो रही है, जबकि हकीकत ये है कि इस मामले में कुछ है ही नहीं। आप बताइए, पैसा हमारा कांग्रेस का, एसोसिएट जर्नल का भी कांग्रेस के साथ ही तो इतिहास है। 1937 से कांग्रेस के नेताओं ने ही उसकी स्थापना की और एसोसिएट जर्नल के तीनों अखबार, कौमी आवाज़, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड, ये कांग्रेस के साथ ही आइडेंटिफाइड रहे हैं किसी न किसी रूप में जो है। और हमारे नेताओं का एक नज़दीक का रिश्ता रहा है। बीच में लड़खड़ा गया नेशनल हेराल्ड और उसकी वजह से इकोनॉमिक सपोर्ट गड़बड़ा गया, कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, जर्नलिस्टों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। 67 करोड़ रुपया भुगतान किया है बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने एक बेल आउट एफर्ट्स था पार्टी का जो है। तो चीज़ ये थी कि बराबर लोग उठा रहे थे मामले को, प्रदर्शन होते थे, कांग्रेस पर सवाल उठते थे, देखो कांग्रेस पेमेंट नहीं कर रही है, हम लोग सब इस बात से दुखी थे। तो ये तय हुआ कि नहीं, हमको ईजीएल की मदद करनी चाहिए, नेशनल हेराल्ड की मदद करनी चाहिए। लेकिन किया कैसे जाए? पॉलिटिकल पार्टी से सीधे हम पैसा दे नहीं सकते थे ईजीएल को, क्योंकि वो जिस नियम के तहत रजिस्टर्ड थी उस नियम के तहत जो है पॉलिटिकल पार्टी के उनको पैसा देने में प्रतिबंध था। तो इसलिए एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी यंग इंडियंस खड़ी की गई। यंग इंडियंस खड़ी करके उसको पार्टी ने पैसा दिया और यंग इंडियन ने वो पैसा जो है ईजीएल को दिया और ईजीएल ने जो है नेशनल हेराल्ड के 67 करोड़ रुपया तो जर्नलिस्टों का और जो दूसरे लोगों का बकाया था वो पेमेंट करने का काम किया उसमें से। आज ये कह रहे हैं कि साहब ये तो ईजीएल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अरबों रुपए की, उसको हड़पने की कोशिश है।
अच्छा, हड़पने की कोशिश है। ये बंगलौर, सरकार के सब बंगलुरु, मिनिस्टर्स यही कह रहे बम्बई, हैं दिल्ली, कि मनी भोपाल। लॉन्ड्रिंग हुई है हाँ, इसमें। बम्बई, हाँ, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो तब हो जब कोई मनी ट्रांजैक्शन हुआ हो। एक ही तो ट्रांजैक्शन हुआ है, कांग्रेस से यंग इंडियन में गया है, यंग इंडियन से वहाँ गया है, सिंपल दिखाई दे रहा है। मगर इनकम टैक्स मतलब का अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं। आपने ही एक विंग को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है, एक दूसरे विंग के माध्यम से सपोर्ट करवाया है। अब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो तब बनती है जब उससे कोई प्राइवेट खाते में पैसा आया हो। नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है, उसे तो खाते में आ ही नहीं सकता किसी के पैसे, प्रॉफिट लिया ही नहीं जा सकता है वो यंग इंडियन से जो है। और एजीएल की जितनी एसेट हैं वो एजीएल के पास हैं अभी तक जो है, बताए नहीं फलां संपत्ति पर राहुल गांधी जी का कब्जा हो गया करके बताएं। हम भी तो जानना चाहें। ये कुछ नहीं है, ये मामला एक लोगों के अंदर एक वातावरण पैदा करके, एक अंधेरा पैदा करके और उसमें लोगों के मन में शंकाएं पैदा करके राहुल गांधी जी की छवि पर चोट करने, सोनिया गांधी जी की छवि पर चोट करने और उनको ये कहने की कि खबरदार हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठनी है। यदि जो आवाज़ उठाएगा, अब इससे जो छोटे मोटे प्लेयर हैं, पहले ही आप देख रहे हैं कई पॉलिटिकल पार्टी चुप है ना, कई पार्टियां चुप हो गई है ना, कई लोगों के ऊपर हाथ डाल दिया गया है, तो वो शांत हैं। जो पहले कूदते थे, कई तो जो है भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। कई ऐसी सरकारें हैं, मुख्यमंत्रीगण हैं जो भाजपा के पीछे केवल इसलिए लाइनबद्ध हैं, उनसे कहा जा रहा है खबरदार, ये ईडी है, हमारा ईडी है, ये कांग्रेस के समय का ईडी नहीं है, हार्मलेस ईडी नहीं है, ये हार्मफुल ईडी है और ये सीबीआई हमारी है, जैसे चाहेंगे हम प्रयोग करेंगे। तो ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी को इस तरीके से जो है स्विच किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको मैसेज साफ रहे, खबरदार तुमको 2024 के लिए कोई खचर बचर नहीं करनी है, नहीं तो जब हम राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर हाथ डाल सकते तुम किस खेत की मूली हो, ये बताने के लिए है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र, प्रजातंत्र खतरे में है, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, सारी जो संसदीय जो सामाजिक न्याय की शक्तियाँ हैं उनको कुचलने की कोशिश हो रही है। तो इसके खिलाफ ये सत्याग्रह है जी। और हम सब कांग्रेस आज सत्याग्रही हैं, सब ने ये तय कर लिया है कि हमको जो है देश की आज़ादी के सत्याग्रह में तो भाग लेने का मौका नहीं मिला, मगर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, प्रतिपक्ष की आवाज़ बचाओ, इसके लिए यदि हमको कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ती है, ये उठा करके कैसे ले जा रहे हैं हम लोगों को, था किस तरीके से 10-10 12 घंटा हम लोगों को थाने में बंद कर दे रहे हैं, कोई चाला नहीं, कह रहे हैं डिटेंड है आप, क्या डिटेंशन है भाई ऐसा, या तो लगातार, या तो जेल भेजो। उस दिन के सारे विजुअल्स हमने भी देखे। मतलब कुछ नेताओं को तो लातें भी मारी गई और गिराया भी गया। तो ये जो नेशनल हेराल्ड के बाद में आपने कहा 66 करोड़ का ही जो ट्रांसफ़र हुआ था जर्नलिस्टों के सैलरीज का भुगतान करने के लिए, बस उतने का ही मामला है। मगर भाजपा के लीडरों से जब हम पूछते हैं, या फिर कई सारे जो न्यूज़ मीडिया में कहीं 2000 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 400 करोड़ का कह रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जो 2012 में इसमें मुद्दा उठाया था, फिर जो 2015 में बंद हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या हम इसका जो पूरा आंकलन आपने दिया, मैंने लेकिन कहा ना क्या कि एजीएल की जी प्रॉपर्टीज हैं, एजीएल की प्रॉपर्टीज है जी, एजीएल की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बेच करके, नीलामी करके एजीएल को ख़त्म करते थे। वो हमको कांग्रेस को मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारे इतिहास का हिस्सा है, देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा है नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल जो है। तो इसलिए उसको कैसे बेल आउट किया जाए, कर्मचारियों का, उनका वेलफेयर भी देखना था, जर्नलिस्टों का जिनकी देनदारियां थी उनका भी भुगतान करना था, और कंपनी को बचाना भी था। तो उसके लिए तरीका कोई और नहीं था। यदि कानून अलाउ करता तो कांग्रेस सीधे खुश होती कि एजीएल को दे देती, लेकिन इसलिए जो है एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी खड़ी की गई। उसके जब कंपनी खड़ी की गई तो उसको कुछ तो शेयर होल्डर होंगे, नहीं तो कंपनी कैसे खड़ी रहेगी। नहीं, ये बात नेचुरली
जब जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को बचाना है तो उस शाख पर भरोसा करना पड़ेगा जो शाख उस प्रॉपर्टी की रक्षा कर सके। कांग्रेस ने, ये कांग्रेस के विश्वास की बात है, ये कोई भाजपा को, सरकार को विश्वास नहीं करना है, हमको विश्वास करना था, कांग्रेस को विश्वास करना था कि भाई जिस कंपनी को ये पैसा दिया जा रहा है उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी साख पर हमको भरोसा है कि वो एजीएल की प्रॉपर्टीज को नहीं हड़पेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं, ये तो हवा बना रहे हैं ना, हड़पी जाएगी। हम कह रहे हैं बताओ तो सही कौन हड़प दिया। जी, मगर ये जो मुद्दा है ये लगातार 2012 से कभी ना कभी आता ही रहता है। एक नया पैसा भी यदि राहुल गांधी जी ने खड़ा लिया है तो बताओ तो सही, कहीं तो होंगे ना। आप समझते हैं यदि ऐसा होता तो ये भाजपा के पहलवान चूकने वाले थे? इस समय तो हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती, हजारों बाइट्स चल रही होती, और फिर उनकी बात सुनने वाला मीडिया तो है ही, गोदी मीडिया जिसको हमारे कई दोस्त कहते थे, जो है उनके चैनल्स, लेकिन उनके एंकर अभी क्या मकसद हो सकता है? चीख करके कह रहे होते इस समय जो है। आपकी समझ से क्या मकसद हो सकता है कि फिर से इस बार, हमारे हमेशा से 2012 से हम नेशनल हेराल्ड केस के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा पॉलिटिकल मूवमेंट है जहां पर आपके समझ से सेंटर को लग रहा है कि अभी अगर हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अटैक करें जैसा कि आप कह रहे हैं तो उससे उनका क्या फ़ायदा अभी हो सकता है? क्यों ये पॉलिटिकल मोमेंट क्यों चुना उन्होंने? देखिए, ये इसलिए चुना क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव से पहले महंगाई का इशू न उठे। राहुल गांधी महंगाई को लेकर के सड़कों में निकल रहे थे। भारत जोड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब वो नौजवान निकलेगा तो क्या कोई एक तराना गाते हुए थोड़ी निकलेगा, वो तो महंगाई के सवाल उठाएंगे। तो ये जो कांग्रेस में चिंतन शिविर में जो प्लान किया गया है, भारत जोड़ो यात्रा जो आने वाली, वो बेरोजगारी के सवाल उठाएंगे और दूसरी चीज़ों, दूसरे सवाल उठेंगे, देश की सहिष्णुता के सवाल उठेंगे, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ा उसके सवाल होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो परिदृश्य जो है बड़ा डमाडोल दिखाई दे रहा है उसके सवाल होंगे। तो उस राहुल गांधी के पाँव में, जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए बेचैन है, उसको रोकने के लिए है कि वो कांग्रेस का इस यात्रा का नेतृत्व न कर सके। और जो कांग्रेस 75 किलोमीटर हर जिले के अंदर यात्रा करने जा रही है, 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन से 15 अगस्त तक कर रही है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए है। बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के बजाय एक नया नैरेटिव स्टार्ट कर दिया गया। उसी नैरेटिव का एक दूसरा हिस्सा जो है ये अग्निपथ भी है, ये अग्निवीर भी है, उसी का एक दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। और मगर दोनों जगह मुझे पूरा विश्वास है, जब लोकतंत्र पर हाथ डालोगे तो हाथ जलेंगे, तो जलेंगे इनके हाथ। और नौजवान पर हाथ डालोगे जलेंगे, किसानों पर हाथ डाले थे जले तुम्हारे हाथ। और आप देखिएगा राहुल गांधी जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि किसानों के तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, लेने पड़े ना। कोई राहुल गांधी ने थोड़ी करवाया, उन्होंने तो यात्रा का शुरू की थी पंजाब में, वहीं वहाँ प्रभारी था उस समय, ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी। हैं, किसी ने सोचा था कि ये कारवां इतना लंबा बनेगा और इतना बड़ा संघर्ष बनेगा कि मोदी जी की सरकार को झुकना पड़ेगा और तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे? यही राहुल जी का ने कहा, इसको लेकर के, अग्निवीर को लेकर। मैंने कहा ये योजना नौजवानों के भविष्य को चौपट करने वाली है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, आपको ये वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो अभियान शुरू होने से पहले भाजपा ने अपना खतरा टालने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल ठीक आपने जी। तो उनको सारी स्कीम को गड़बड़ाने की, उन्होंने कहा नेतृत्व ही गड़बड़ा जाएगा, नेतृत्व को ही कानूनी दांव पेंच में उलझा देंगे, दूसरी चीज़ों में उलझा देंगे, तो जो है कांग्रेस कहाँ से कर पाएगी। आज जून है और एक महीना बीच में जुलाई है। हमने 9 अगस्त से सारी पद यात्राएँ 75 किलोमीटर हर ज़िले के अंदर करनी है, उसकी तैयारियां करनी है, तो फोकस हटा दिया। जी, फोकस जो है कांग्रेस पे एक प्रेशर की तरीके से एक यात्री के बजाय कांग्रेस को जो है सत्याग्रही बना दिया। वो तो समझ रहे थे कि कांग्रेस चुप बैठ जाएगी,
हतोत्साहित हो जाएगी। कई राज्यों में अभी हारे हैं, चुप बैठ जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये डीएनए कुछ और है। ये देश की आज़ादी की लड़ाई का डीएनए है, ये आतंकवादियों से लड़ने वाला डीएनए है। कि आने वाले दिनों में जब सोनिया गांधी जी से जी पूछताछ जानती होगी थी, तो इंदिरा जी जानती थी कि मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन खड़ी रही ना, बुनियादी सिद्धांतों पर खड़ी रही। हाँ? राजीव जी को मालूम था कि मेरी हत्या का प्रयास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कदम थमे नहीं। हाँ? उनकी हत्या हुई, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। तो राहुल जी इन चुनौतियों से डर जाएंगे ऐसा तो भाजपा भी नहीं समझती है। वो डटेंगे और सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हुई है। सत्याग्रही कभी हारा नहीं है। आज पूरी कांग्रेस सत्याग्रही है। लोकतंत्र की दूसरी ताकतें भी, जो ताकतें समझ रही हैं, जो आवाज़ें समझ रही हैं कि खतरा है, तो वो आवाज़ें आज इस सत्याग्रह को बल दे रही हैं। तो अब इस कांग्रेस का ये प्रदर्शन सोनिया गांधी जी के जब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया में भले ही थोड़ा सा विचलन पैदा हुआ है शायद विज्ञापनों का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आवाज़ें उठाने वाले उठा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो बिल्कुल निहायत गोदी हैं, वही हैं, लेकिन बाकी लोग निकले हैं और बात कर रहे हैं। तो ये सोनिया गांधी के साथ जब अब पूछताछ होनी है तो कांग्रेस ये अपना सत्याग्रह जारी रखेगी जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ खड़े हुए? अब तो सत्याग्रह लोकतंत्र की बहाली तक जारी रहेगा। एक तो जो है, जब सत्याग्रही मरता है तो सत्याग्रह एक छोटे इशू पर नहीं होता, एक सिद्धांत पर होता है। और बजाय तो राहुल गांधी जी ने जब सत्यमेव जयते कहा है, तो सत्यमेव जयते का मतलब ये थोड़ी है कि ईडी से पल्ला छूट गया तो सत्य जीत गया। इस तरीके जितने भी अटैक्स आ रहे हैं, कांग्रेस मनोवृत्ति से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, जो मनोवृत्ति जो है ईडी वादी है, जो मनोवृत्ति सीबीआई वादी है, दूसरी वादी है, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। तब तक सत्यमेव जयते का सेनानी आगे बढ़ता रहेगा। अब तो कांग्रेस अडिग है, अब चाहे जितने भी अटैक्स हो जाए 2024 से पहले लगातार ये इस तरीके के ही मोड पे रहेगी। मैं देख रहा था बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनको लोग कहते थे दे आर ड्राइंग रूम सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन है, और किस तरीके से दोपहर की धूप में जो है निकल रहे थे, किस तरीके से लू में के थपेड़ों का सामना कर रहे थे, किस तरीके से धक्के खा रहे थे, पुलिस की लाठियां खाने को तैयार थे, किस तरीके से थाने में भेजे जा रहे थे। एक बहुत सालों बाद आपको एक नई कांग्रेस दिखाई दी होगी। जी, ऊर्जा नहीं दिख रही है। मोमेंटम क्या रहेगा 2024 तक? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? बिल्कुल रहेगा। जितना अत्याचार बीच में हमने देखा था, जितना जुल्म करेगा उतनी ही लड़ने वाली, जुल्म के खिलाफ खड़ी होने वाली ताकतें मजबूत होंगी। इस सारे दौरान में पॉलिटिकल मैसेज जनता के लिए क्या है आपके? मैं मोदी जी कह रहे होंगे, यार ये कहाँ बवाला कर दिया, अपने साथियों से कह रहे होंगे गलत राय होगी भाई तुम्हारी जो है। नहीं तो लोग, जनता के पास इन सारी चीज़ों में के ऊपर हटकर कांग्रेस अपने आप को एज अ पॉलिटिकल क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी किस तरीके, क्या मैसेज लेकर जाएगी? लोकतंत्र की बहाली आपने कहा। हम तो तीन बात जानते हैं लोकतंत्र की, संसदीय लोकतंत्र की एक ही परिभाषा है दुनिया के अंदर। अपोजिशन का कर्तव्य एक ही है, टू अपोज द गवर्नमेंट। जहाँ जहाँ इनकी गलत नीतियाँ हैं, आपने कांग्रेस को विरोध करते देखा होगा, देखा है ना, टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट। हमने लगातार कोशिश की, 2019 में कोशिश की, उसके बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब 2024 में फिर कोशिश करेंगे टू डिपोज द गवर्नमेंट। जैसे दांव लगेगा तो क्या लग रहा है, क्या कमियां रह गई कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल है। हमारे पास नेता ऐसे लोग हैं, प्रतिभावान लोग, जो देश को इस बस से निकाल सकते हैं, इस बर्बादी के दौर से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कमियां रह गई कि कांग्रेस को 2 बार या फिर अलग अलग स्टेट के चुनाव में बीजेपी के सामने मात खानी पड़ी? देखिए, होता है, समय होता है, और हमारा ध्यान रहा कहीं लोगों के साथ, जैसे चिंतन शिविर में बताया गया था, देश के सामने जो बुनियादी इशू आ गए,
89 के आसपास आया सांप्रदायिक तनाव का, सामाजिक राम तनाव, जन्मभूमि मूवमेंट, सामाजिक तनाव भाजपा के जो चलाया। इश्यूज आए, और उसके बाद अर्थव्यवस्था चौपट हुई। तो 1991 से कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को संभाला, खड़ा किया। उदारीकरण पर जो है 2004 में जब सारे चीज़ें पैरामीटर्स इकोनॉमिक्स के एक गड़बड़ा गए थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने तब उनको रास्ते पर लाए। फिर हमने एक के बाद एक अधिकार, आप ये समझिए राजीव गांधी जी के समय में संचार क्रांति से लेकर के पंचायती क्रांति आदि आदि, युवा क्रांति, सारी क्रांतियाँ, उसके बाद यदि ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस के समय में आई, तो सब्सिक्वेंट जितनी भी क्रांतियाँ आई जिन्होंने इस देश को समृद्ध खुशहाली के रास्ते पर बढ़ाया, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ाया, जिसमें औद्योगिक क्रांति से लेकर के आसमान की क्रांति भी है, संचार क्रांति भी है, कंप्यूटर आईटी क्रांति भी है, ये सब कांग्रेस के समय में आई। हम उधर रहे, हम लोगों को अधिकार देने में रहे, बुनियादी अधिकार। 14 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए। एक मजबूत निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग देश के अंदर खड़ा किया गया। हमने एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में कदम बढ़ाए, उस तरफ देश को डाला। 8.5% की लगातार 10 साल ग्रोथ रेट, 8.5% से ऊपर की ग्रोथ रेट कायम रखना अपने आप में क्रेडिट एक बहुत बड़ी बात है। और इनका जो है अब 7.5 साल हो गए हैं, इसमें 4% से ऊपर नहीं जा रही, 4.25% से ऊपर नहीं। कहाँ से 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो ये कांग्रेस इन सब कामों पर लगी रही, और इसमें हम 2 अपने फंडामेंटल, अपने नाम के बुनियादी चीज़ों को हमने ख्याल नहीं किया। एक तो भारतीय, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई दूसरी पार्टी इंडियन नेशनल बीजेपी नहीं है, इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट नहीं है, हम ही इंडियन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीयता और राष्ट्रवाद का समन्वय कांग्रेस। तो इन्होंने भारतीयता और राष्ट्रवाद जी दोनों को, भारतीयता को जो है धर्म का कोकून पहना दिया, कपड़े पहना दिए, और राष्ट्रवाद को जो है धर्म के साथ जोड़ दिया, और उससे लोगों के सोच का नरेटिव बदल दिया। उस प्रयास में ये सफल हो गए। उसमें क्योंकि ये नए तरीके का खेल था, हम लोगों को जो सिखाया हमारे गुरुजनों ने, उसे अलग तरीके का खेल में डाल दिया। तो ये इस खेल के रूल्स हमको सीखने में ज़रा टाइम लग रहा है, इसलिए जो है हार रही है कांग्रेस। जिस दिन हम समझ जाएंगे, तो उस दिन तो चिंतन शिविर में उस दिन हम इनको डंडिया देंगे। अब हम समझने लग गए हैं, वही मास कांटेक्ट जो अब की हम बात जो की अब हम समझ गए, हमने रीइन्वेंट कर लिया कि वी आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता हमारी पहचान है, हम समर्पित हैं उसके प्रति, और उसी के लिए कांग्रेस बनी है। और कांग्रेस का अर्थ है सबको जोड़ा है जी। तो लेकिन इस वही चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने इस बात को मास कांटेक्ट प्रोग्राम, आउटरीच की बात की, तो बस वही कमी रह गई, तो उसको अब ठीक करने के दिशा में वो न कर पाए, इसीलिए तो राहुल गांधी ईडी के सामने हैं जी। इसीलिए तो पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अब ये बात कांग्रेस समझ चुकी है कि अब जनता तक पहुंचना होगा, और कोई विकल्प ही नहीं है, और कोई विकल्प ही नहीं है। अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी बात बतानी पड़ेगी, और अपने स्वरूप को, जिस स्वरूप के साथ हमारा जन्म हुआ है, तुम उस स्वरूप को कैसे छोड़ सकते हो पीछे? जो है हमने अपने स्वरूप के 2 गुणों को, महान गुणों को, भारतीयता और राष्ट्रीयता को छोड़ दिया। हम इकोनॉमिक, वेलफेयर, सोशल, ये सब चीज़ों में जुटे रह गए। हम इस काम में लगे रहे, भारत बनाने में लगे रहे, और इन भाई लोगों ने जो है लोगों का मत ध्यान भटा दिया, और उनको लगा, और हमको जो है विलेन बनाने की कोशिश कर दी। तो हम अपने को राइट पर्सपेक्टिव में रखेंगे, और इस भारत जोड़ो के जरिए हम लोगों का मानस जो है पूरी तरीके से बदलेंगे, और उनका विश्वास जीतेंगे। और उसकी शुरुआत ये
जो वीर अग्निपथ योजना है, जिसमें इन्होंने भारत की न केवल नौजवानों को कमज़ोर कर दिया है, बल्कि भारत की सेनाओं और हमारी परंपराओं को भी कमज़ोर कर दिया है, वो हमारे लिए एक इम्पेटस का काम करेगा। तो ये जो पूरा अभी जैसा माहौल बन रहा है, इसमें क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है, और ख़ास करके आप जैसे जो सीनियर लीडर है, उनको लगता है कि ये सारे मोमेंट ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिक तरीके से विपक्षीय ताकतें एक हो सकती हैं, एक ऑपोजिशन यूनिटी हो सकती है, जहाँ पे एकजुट होकर अलग अलग जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो 2024 में अपना। हम तो अपने इन सब दोस्तों से कहना चाहते हैं, दोस्तों, तुम्हारी बर्बादी के चर्चे भी आसमां में हैं, इसलिए ज़रा समझो। और राजनीतिक दलों को जो आज भी किसी मुगालते में हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, लेकिन कुछ आज चूक गए। जब संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है, ऐसे में चूक गए, सामाजिक न्याय को तिरस्कृत किया जा रहा है, तो ऐसे में यदि हम नहीं लड़े तो फिर कब लड़ेंगे, कब नहीं, वही जैसे मैं कह रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस में आप देखिए अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ हैं, आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी अभी तो वो ईडी के अरेस्ट में ही हैं, ऐसे कई सारे नेता है विपक्ष में जो ईडी के घेरे में हैं, और जो कांग्रेस छोड़कर चले जा रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इनमें से जो लोग यस-मैन नहीं बनेंगे, हाँ, वो लोग जो है भैया, इन सब दलों को एकजुट करने की क्या परिकल्पना कर रहे हैं? आज़ादी का इतना बड़ा संघर्ष का इतिहास है, और जिनके पीछे दुनिया की 134 साल पुरानी पार्टी खड़ी है, जब उनको इस तरीके से हम्बल करने की कोशिश हो रही है, तो फिर ये और तो किस खेत में कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन तो कांग्रेस की तरफ से आउटरीच भी तो होना चाहिए ना सर? सब देशों को समझना चाहिए। खैर, ये इस पर कुछ आउटरीच भी होना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी का साथ हुआ तो वहाँ कांग्रेस का भी समर्थन उनको मिलना चाहिए। तृणमूल है जहाँ हालांकि वो स्टेट्स में विपक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पे तो एक साथ आया जा सकता है। हम उसके गलत दुरुपयोग के खिलाफ हैं, किसी के खिलाफ हो रहा। ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र जैन पर आया हो तो उससे व्यथा जो है कांग्रेस को नहीं हुई। हम लोग समझते हैं जहाँ अत्याचार है, अत्याचार है, चाहे वो हम पर हो रहा हो, किसी और को हो रहा हो, और इस अत्याचार के खिलाफ सबको मिल कर के प्रतिकार करना चाहिए जी। और ये जैसे आज यशवंत सिन्हा जैसे ये अपोजिशन यूनिटी की बात को आगे लेकर जाए, तो एक शरद पवार जी ने अपोजिशन को साथ लाकर यशवंत सिन्हा को आगे रखने की कुछ आज डिक्लेयर किया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? वो सपोर्ट कर रही है, नहीं मेरी कर समझ रही से है? हमारे कुछ लोग गए थे, बातचीत हुई होगी, और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को विश्वास में लिया गया होगा, सबको विश्वास में लेके ही ये काम होगा। जो अभी विश्वास में नहीं भी लिए गए होंगे तो उनको भी विश्वास में लिया। लेकिन क्या कांग्रेस का मानना है कि एक कैंडिडेट होना चाहिए ऑपोजिशन का? देखिए, इस समय इस सरकार को झटका देने की जरूरत है, नहीं तो ये निरंकुशता रुकेगी नहीं, ये निरंकुशता रुकेगी नहीं। और ये जो लगातार इसीलिए जब ममता जी ने कहा, तो बल्कि अखबारों ने लिखा कि कांग्रेस को इतने नंबर पर निमंत्रण दिया गया है, हमने फिर वो नंबर का ख्याल नहीं किया। हमने कहा भाई बुलाया है तो जाएंगे। नहीं, मेरा अगला सवाल वही है, बहुत सारे ऐसे जो रीजनल सट्राप्स है, छोटी दलें हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कहते हैं कांग्रेस हमेशा एक बिग डैडी का अप्रोच रखती है। नहीं, तो वैसा हम एक बात कह देना चाहते हैं, और हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, जो भी अकल की बात करेगा, जो भी हमारे बुनियादी सिद्धांतों से मेल खाती हुई बातें करेगा, हम उसकी बात सुनेंगे। और उसमें कोई एक वन मैन पार्टी हो या 1000 मैन पार्टी हो, और लेकिन अब कुछ पार्टियां हैं, जैसे वो हम अब बीजेपी से सुपारी लेकर के कांग्रेस को कमज़ोर करने के काम करेंगे, तो उसमें तकलीफ होती है ना। आप भाई जहाँ लड़ सकते हो लड़ो, हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम बनने की कोशिश मत करो। सुपारी लेकर के सभी राज्यों में जाकर के कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश मत करो। पहले ही कांग्रेस को कमज़ोर करने का नतीजा देख लिया ना। यदि आज ये सब चीज़ें नहीं हुई होती
राज्यों में छोटी छोटी पार्टियां खड़ी नहीं की गई होती और कांग्रेस को कमज़ोर नहीं किया गया होता तो देश इतने खतरनाक मुकाम पर नहीं आया होता। कांग्रेस कांग्रेस है। जी। लेकिन जो हो गया हो गया। हम कह रहे हैं यहाँ से भी सबल हो, सबल करके चलिए रास्ता बनाते हैं। जी, रास्ता बनाते हैं और वही उसी चीज़, उस रास्ते में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो लगातार बीजेपी खड़ा करती है। जिस तरीके से आज हमने महाराष्ट्र में भी देखा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस जो कमल है उसका रिपीट है और ये फिर से वो सूरत में जाकर बैठे हैं और लोगों का ये मानना है कि ये बीजेपी ही इंजीनियर करवा रही है इस तरीके के डिफेक्शन जो एकनाथ शिंदे का हुआ। इसके बारे में आप फिर से 4-5 दिन से महाराष्ट्र में चर्चा थी कि कुछ एमएलएज किए पुराने, सबकी अपनी, भाई कुछ तो व्यवसाय करेगा ये आदमी, उस व्यवसाय में कुछ उनको त्रुटियां होंगी तो उनके बही खाते खंगाले जा रहे हैं। उन सबको कहा जा रहा है खबरदार, फला है फला है फला है। हो सकता है कुछ को डरा जरूर करके ले गए हों, लेकिन ये देखना जो है उद्धव ठाकरे जी का काम है। हमने तो उनको सपोर्ट किया है, हमारी पार्टी उनके साथ है, लेकिन हमें उम्मीद है नहीं। आज कांग्रेस ने तुरंत एक डिसीजन लिया जैसे ही ये घटना घटी कि तो कमलनाथ जी को वहाँ पे एआईसीसी इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया है अभी। तो कांग्रेस भी उसमें सरकार बचाने में उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टेड है जितना उद्धव ठाकरे भी है। इसीलिए क्या आने वाले दिनों में क्या होता है वो तो पता चलेगा कि, मगर इस पूरे एपिसोड को आप राजनीतिक तरीके से कैसे देखते हैं? क्या आपकी वही राय है कि ये लोकतंत्र? देखिए ये वही है, विपक्ष को ख़त्म करना, विपक्ष विहीन देश। तो लोकतंत्र, विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं हो सकती। हमारे जो नीति थे उन्होंने कहा देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में भी उन्होंने कहा इट इज़ ए प्लूरल सोसाइटी। इसलिए जो है बहुलवाद के सिद्धांत पर विश्वास करते हुए जो है बहुदलीय प्रणाली होगी जी। और बहुदलीय प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र है हमारा। विपक्ष विहीन कहा आपने, उस विपक्ष विहीन राजनीति का बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वह उसमें कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता वो जाकर बीजेपी में चले गए या फिर अलग हो गए उनके। आप पंजाब के इंचार्ज थे, आपने सुनील जाखड़ जी ही वहाँ से निकल के आ गए, बीजेपी में चले गए। तो क्या कमियां रह जा रही हैं कि ऐसे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर को भी रोक नहीं पा रही है कांग्रेस, इन तरीके के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स? और वो भी सत्ता में रहने के बाद बड़ा कठिन काम होता है विपक्ष में काम करना। उसके लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। हाँ, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भाई जिस कांग्रेस के बल पर हम लोगों की ये सब पहचानें बनी, आज उस कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस से बड़ा तो हमारा संविधान है। जब संविधान रहेगा तब तो कांग्रेस की भी रक्षा होगी, लेकिन जब हमारे सिद्धांत रहेंगे तभी लोकतंत्र भी रहेगा। तो इसलिए जो कांग्रेसवादिता है, जब आज वो कांग्रेसवादिता खतरे में है तो उसे अर्थ है संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। इसलिए लोगों को अब भी पुनर्विचार करना चाहिए। जो लोग इधर उधर भटके भी हैं उनको आना चाहिए, कल का भूला। जी, मगर कुछ बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं और आप उत्तराखंड के हैं, अभी चुनाव वहाँ ख़त्म हुए, वहाँ पर भी हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर ही इतने सारे कैंप्स बन गए हैं। इस बार बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इस कदर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ था कि उत्तराखंड में जिस कांग्रेस पर चुनाव जीत कर आ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस जीती हुई चुनाव जो है वो हार जाते हैं अपने इंटरनल फैक्शंस के। आपने मेरी एक बहुत ही दुखते हुए फोड़े पर हाथ रख दिया। अच्छा। ये बात है, मैं उस अपराध को स्वीकार करता हूँ कि हमने एक जीती हुई बाजी हार दी और सारा देश चाहता था कांग्रेस जीते उत्तराखंड में और सारी उत्तराखंड के लोग चाहते थे कांग्रेस जीते। तो उसकी वजह से वो बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाँ, लेकिन और हम अपने साथियों से सबसे कह रहे हैं कि जगो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज होता तो हो सकता है हरीश रावत आगे होता,
लेकिन कल कोई और सही, लेकिन हरीश रावत अब भी जगा हुआ है, हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस के ही अंदर के कल्चर में क्या सुधार की जरूरत है आपके हिसाब से? है कुछ कुछ तो कुछ तो कुछ तो कमियां हैं, नहीं तो कोई यूं ही तो कुछ तो हम में कमियां रही होंगी, तो हमारे में जो कमियां रही होंगी मैं दूर करूंगा। नहीं, वो सारी चीजों के हम तो लोगों से निरंतर कहते हैं और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, उन सारी चीजों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ तो रही बातें हो रही होंगी है। कमियां हम में, नहीं तो कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कमियां तो हर राजनीतिक हमारे दलों साथी दल हमसे में होता नाराज है। हुए, इधर उधर हुए, तो कुछ हमारी कमियां रही होंगी, हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन आओ नए सिरे से आगे के लिए तैयार करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कमियां हर राजनीतिक दल में रहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस आगे रहकर उन कमियों को दूर करने में अब आगे बढ़ रही है या नहीं? क्योंकि बहुत दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। उत्तराखंड में हम आगे बढ़ करके लोगों को साथ जोड़ेंगे, बात करेंगे, और देश के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व रास्ता बना रहा है, और ये सत्याग्रह सबको जोड़ेगा। ये जो चुनौती देश के सामने है, वो संविधान के सामने है, हमारे मूल्यों और मान्यताओं के सामने है, वो हमको सबको जोड़ेंगी, और इसमें हमारे लीडरशिप हमारा मार्गदर्शन करेगी, और हम सब पीछे खड़े होंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही रहेगा कि भारत जोड़ो अभियान आने वाला है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, और कांग्रेस पार्टी के आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या कर रही है कांग्रेस? न सिर्फ राजनीतिक मैसेज के तरीके से, ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की तरीके से अपनी कमियों को दूर करने के लिए जब ये भारत जोड़ो चलेगा तो उसमें चाहे 1000 गज दूर ही लड़खड़ाते लाठी लेकर के चल रहे होंगे तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, कुछ कदम चलेंगे, तभी तो भारत जुड़ेगा जब सब जुड़ेंगे। और इलेक्शन मैनेजमेंट को किस तरीके से इसमें लिया जा रहा है? जहाँ जहाँ हमारे लिए अपने लिए काम निकालेंगे और उस काम को करेंगे, और सबसे बड़ी बात है भारत जोड़ो, जनता को जोड़ो, लोगों से जुड़ो, यही तो कनेक्ट की बात कही सोनिया जी ने, जो है वो कनेक्ट हमको पैदा करना है, और मैं ऑलरेडी उस काम को कर रहा हूँ। मैं जो है हर हफ्ते 2 ऐसे कांग्रेस परिवारों से मिलता हूँ जो परिवार वर्षों से कांग्रेस की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे, मैं उनके पास जा रहा हूँ, और एक गरीब के घर जा रहा हूँ, 1-2 गरीबों के घर हर हफ्ते जा रहा हूँ। हाँ, और अब मैंने जो जहाँ जहाँ पीड़ित हैं, चाहे वो अग्नि पीड़ित हो, हमारे इधर मैनेजर से पीड़ित परिवार भी हैं, वो परिवार हो, जहाँ कोई पीड़ित होगा वहाँ हरीश रावत पहुँचेगा। मैंने अपने लिए काम छांट लिया है। सोनिया जी ने कहा कनेक्ट योरसेल्फ, तो मैंने अपना कहाँ कनेक्ट होना है वो अपने लिए छांट लिया। बाकी मेरी पार्टी है, पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी सीएलपी लीडर हैं, दूसरी जो पार्टी की स्टेट लीडरशिप वो करेगी। और इलेक्शन मैनेजमेंट को कितना सीरियसली लिया जा रहा है अब पार्टी में चिंतन शिविर के पश्चात? हाँ, उसमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी बीजेपी खड़ी है जो ऊपर से नीचे तक इलेक्शन मैनेजमेंट पर ही फोकस करती है। इलेक्शन मैनेजमेंट हमको, देखिए कांग्रेस में आखिर ये बूथ एजेंट, ये सब कांग्रेस के तो सवाल वो रहे ना, थिंकिंग रही है, मगर कमजोर हो गई है। मगर इन दूसरे लोगों ने उसको एक प्रोफेशनल वे में ढाला, तो हमको भी ये समझना चाहिए कि चुनाव के बदलते हुए तेवरों के में जो है हमको भी अपने मिजाज को उसी के अनुसार बदलना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। और यदि उनका पन्ना प्रमुख है, तो हमको भी पृष्ठपोषक खड़ा करना पड़ेगा। पृष्ठ मतलब पेज, पोषक मतलब उसको सर्व करने वाला। हमको भी कुछ ढूंढने पड़ेंगे, हमको भी कुछ चीज़ें कॉइड अप करनी पड़ेंगी। अब हमने कहा मंडल कांग्रेस बनाएंगे, ब्लॉक और बूथ के बीच की इकाई खड़ी कर रहे हैं हम, मंडल खड़ी कर रहे हैं। असम में हमने खड़े किए थे, लेकिन अब हम सारे देश में कर रहे हैं। वो भी एक इनोवेशन है, एक कदम आगे बढ़े हैं उस दिशा के अंदर। और उसके अलावा हमने 50% नौजवानों के लिए, महिलाओं, एससी, गरीबों, इनको सबको लाएंगे सब, और यंग कंटेंट पार्टी के अंदर पैदा करेंगे ताकि जवान दिखाई दे। एजिंग पार्टी की जगह पे जवान होती हुई पार्टी दिखाई दे, ताकि समय की चुनौती का सामना कर सकें। वो भी हमारी पार्टी ने तय किया है। हमने और
हर तरीके से जो सुधारात्मक कदम हो सकते थे वो सब सुधारात्मक कदम उठाए हैं। बस। और एक सभी को जो जानना था कि अभी हमें केसी वेणुगोपाल जी ने बोला कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अगस्त 20 और सितंबर 20 के बीच में हो जाएगा। क्या राहुल गांधी लड़ रहे हैं? राहुल गांधी को सारे कांग्रेस जनों ने दिल से अपना अध्यक्ष स्वीकार किया है पहले से ही। और जो ये जब अखबारों में G23 ये आता था वगैरह मुझे आश्चर्य होता था, क्योंकि सब साथी तो बैठते थे, बात करते थे और किसी ने नेतृत्व के पर सवाल थोड़ी खड़ा किया था। फंक्शनिंग पर कुछ चीज़ों पर हो सकती हैं बातें, जो है उसको एक वो मिला, लेकिन उसका सॉल्यूशन पार्टी अध्यक्षा ने निकाला है। तो आप सब लोग एक साथ खड़े हैं, समाधान निकल जाएगा। और देखिए इस समय तो अभी सत्याग्रह है। यदि सत्याग्रह का मूवमेंट चुनाव से कमज़ोर होगा तो थोड़े दिन पीछे करेंगे, लेकिन सत्याग्रह का मूवमेंट चलता रहना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह थमने का नहीं। ऐसा लग ही रहा है कि जैसे राहुल गांधी जी को कांग्रेस अपना प्रेसिडेंट मान चुकी है G23 के इतने डिबेट के बाद भी। अगर कोई और खड़ा होता तो चुनाव तो मगर होंगे, देखते हैं क्या होता है। मगर वायर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत साहब। नमस्कार। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।